जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, सारे डिफेंस एस्पिरेंट डियर स्टूडेंट्स का फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम लगातार आपके बीच में पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीच में लाते रहते हैं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही सीरीज में आज हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में निसंदेह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनकी भी यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और एक तरह से तैयारी होगी आपकी। तो आज का टॉपिक आप खुद ही देख लीजिए कौन सा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं सीरीज में। आज का टॉपिक है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने पिछले लेक्चर में देखा था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विशेषता है, वो फीचर्स क्या है जिनसे भारतीय संविधान विश्व के बाकी संविधानों से अनोखा है, अनूठा है। उस संविधान का स्रोत क्या है, वो संविधान की महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कहां से ली है हमने। तो यही आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। तो आपको पता है फोर्स डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित है, ठीक है। और जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है, सीडीएस, एनडीएफ, केट, आर्मी, नेवी, इन सबके लिए पूरे सेंट्रल इंडिया में अगर देखोगे तो इससे बेस्ट आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जहां हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत को। तो बच्चों बात करते हैं बहुत सारे इंपैक्ट भारतीय संविधान पर। मैं बोलूं अगर कई देशों के पड़े, कई देशों के इंपैक्ट भारतीय संविधानों पर पड़े और इनका इंपैक्ट इतना रहा कि भारतीय संविधान के जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे तो उन्होंने देखा कि कौन सी चीज हमारे लोगों के लिए जरूरी है, क्या ऐसी चीज है जो भारतीय संविधान में होना जरूरी है। तो ऐसे विश्व के हमने कई देशों के संविधान, लगभग ऐसा एक्सपर्ट बोलते 20-30 देशों के संविधानों को पढ़ा और कुछ चीज जो अंग्रेजों ने बनाई थी जो अच्छी थी हमारे लिए उनको भी हमने रखा। तो आज हम वो सोर्स देखने जा रहे हैं जो करीब 10 या 11-12 देशों से जो सोर्स आए थे, 11-12 कंट्रीज से, उन सोर्सेस को हम देखेंगे आज यहाँ पर, ठीक है। तो आइए बच्चों वो चीज हम आपके बीच में लेकर आए हैं। देखिए पहला जो हम पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है बच्चों वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, ठीक है बच्चों। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप लोगों के लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक तो डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें यहां पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री का दोनों का टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि दोनों से इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जब साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन ने पूरे भारत में जब रिसर्च किया, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पार्लियामेंट को दिया उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उस पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया था उसी का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा कानून आज तक अंग्रेजों ने नहीं बनाया जिसमें आर्टिकल करीब बच्चों 321 सेक्शंस इसमें बनाए थे उन्होंने। कितने बनाए थे? 321 सेक्शन इसमें बनाए थे। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा जो है संविधान जब बनाया उन्होंने, इतने इसके पहले इतना बड़ा संविधान नहीं बनाया था। और यह भी कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कॉपी है। समझ गए आप? ये ने ब्लूप्रिंट कॉपी कहा जाता है इसको, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि भारतीय संविधान जो हमने बनाया उसका 75% हिस्सा किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का है बच्चों, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां से क्या क्या चीज हमने अपने संविधान में लिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें संविधान में यहीं से हमने लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में किन चीजों को हमने भारतीय संविधान में रखा था। पहला फेडरल स्कीम बच्चों। फेडरल स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहां से लिया था। फेडरल स्कीम का मतलब होता है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बच्चों? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच में पावर? उस समय हमारे यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और प्रोविंस जो होते थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और एक लिस्ट बनाई थी कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट उस समय बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों के सब्जेक्ट को अलग अलग
किया गया था। तो ये जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है या स्कीम, सॉरी, फेडरल स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। पहली बात, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हो रही है तो हमने कहीं से नहीं लिया, हमने जो अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1935 में, उसी से हमने ले लिया। चलो आगे हम देखेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर। बच्चों ऑफिस ऑफ गवर्नर आप जानते हैं, गवर्नर की जो पोस्ट होती है, और गवर्नर की पोस्ट आप देखते हैं कि जैसे हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होता है, ऐसे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। तो ये इस कानून में था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर को अपॉइंट करने का जो काम है या उसको पूरा किसके अंडर में काम रहेगा, तो वो पूरा यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, और वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अपने पद पर रहता भी है। ठीक है, तो याद रखना ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट, उसका पूरा टेन्योर वगैरह जो अंग्रेजों के समय में होता था वो वैसा का वैसा आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो जुडिशरी में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस पूरी प्रोसेस में हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी जो अंग्रेजों के जमाने में कानून थे सेम वैसे ही कानून आज भी हमारे यहां चल रहे हैं, इनमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हमने यहां पर रखा हुआ है। चलो आगे देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशंस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो यूपीएससी और पीएससी, जिनको आर्टिकल हमने 315 में रखा हुआ है बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यहीं से रखा है, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। देखो बच्चों इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे आर्टिकल आप देखते हैं अगर 352 और 356 और 360 में, तो ये कॉन्सेप्ट तो वैसे हमने यहीं से लिया है। तो इन कंडीशन में इमरजेंसी प्रोविजंस की डिटेल क्या क्या होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमारा देश का संविधान एक हो जाए, ऐसी क्या कंडीशन है, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। तो सोचने वाली बात है, ये सारी चीजें आज भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या हमने लिया है या क्या बोरो किया, क्या उधार लिया। तो फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है और इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, आगे किस देश का हम पर इंपैक्ट आता है। तो सब देखो, अब आया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अलावा दो देशों का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो दो देश कौन है बच्चों? एक है ब्रिटेन, दूसरा है यूएसए। तो यूएसए को तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो बच्चों ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम है कि जिस पार्टी की सरकार पार्लियामेंट में है यानी मेजोरिटी है, उसी की सरकार रहेगी। तो हमारे यहाँ भी आपने देखा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा। तो हमने क्या रखा कि जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी ज्यादा है उसी की गवर्नमेंट बनती है बच्चों, आपने देखा भी होगा। तो उसी बिहाफ पर हम अपनी गवर्नमेंट बनाते, यानी सेम प्रोसीजर जैसा ब्रिटेन में वैसे ही हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ। ये चीज जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कई बार कंफ्यूजन होता है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे उपनिषदों का कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून, कानून के दायरे में। जिसे प्राचीन समय में राजा ही कानून बनाता था, वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, इसलिए कानून सबको मानना होता था।
लेकिन क्या राजा के लिए भी कोई कानून होता था? तो उस पे जो कानून होता था उस पे धर्म दंड होता था, धर्म का दंड होता है। यानी राजा किस कानून के अंतर्गत काम करेगा? धर्म के कानून के अंतर्गत काम करेगा। इसका मतलब यहां पर यह कि जो कानून बना दिया है उसी कानून पर आपको देश चलेगा, उसी कानून से आपके अधिकारी, आपके सरकारें सब वो रूल ऑफ लॉ से काम करेगी। यहां पर कोई अमीर गरीब नहीं होगा, यहां पर कोई जाति भेदभाव नहीं होगा, जो सबके लिए कानून है वो सबके लिए रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो न्यू कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान में भी था, तो वहां पर जो क्वीन को गॉड के रूप में कहा गया है, ठीक है, वहां की महारानी राजा को गॉड माना जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे जो रानी ने अगर कोई डिसीजन लिया, कानून बनाया, तो वो स्वयं ईश्वर का कानून है, उस कानून को कोई नहीं तोड़ेगा, ठीक है, उसको किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे आर्टिकल 40 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में, तो वहां रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, यानी कि हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ से चलेगा, जो लॉ है उसी से पूरा संविधान चलेगा, जो सबके लिए बराबर रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी अगर और हम बात करें तो डाइसी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसको दिया है, तो याद रखना ये भी हमने यहीं से लिया। दूसरा है, तीसरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया। हमारे देश में देखा हो कानून बनाने का काम सिर्फ लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का। तो उसकी जो प्रोसीजर है बच्चों, उसकी जो भी प्रोसीजर होती है पार्लियामेंट की, यानी कि बिल कैसे आते हैं, कब होते हैं, कौन उनको प्रेजेंट करेगा, कैसे अमेंडमेंट होगा, उन सारी प्रोसेस को हमने जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे ही लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। मैंने बताया था कि ये हमारा फीचर्स भी है, तो फीचर्स आपसे पूछ लिया कहां से लिया, तो आपको बताना यूके यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूनाइटेड किंगडम से इसको हमने उधार लिया है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब और बता दूं कि वो देश जिसकी एक ही नागरिकता हो, और कोई नागरिकता नहीं हो, ना ही स्टेट की हो, ना ही कहीं नागरिकता, सिर्फ भारत की नागरिकता है। उस नागरिकता का नाम बच्चों आप जानते हैं, उस नागरिकता को कहते हैं इंडियन। कैबिनेट सिस्टम, देखो बच्चों एक सरकार होती है, यानी सरकार बनने के बाद आपने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक जो कैरेक्टर होता है वो होता है कैबिनेट का। किसका होता है बच्चों? कैबिनेट का होता है। तो जो कैबिनेट सिस्टम है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ये ही देश के सबसे बड़े डिसीजन लेता है। तो जैसे ब्रिटेन में कैबिनेट होती है, हमारे यहाँ भी कैबिनेट होता है। प्रोरोगेटिव रीट्स, ये कई लोगों को समझ में आता नहीं, ये बच्चों एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स हैं रीट्स। प्रोरोगेटिव रीट्स का मतलब होता है जैसे कि आपने हमारी रीट्स के बारे में सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रीट जो हिबियस कॉर्पस वगैरह ये जो भी होता है, सेट्यूरेरी, क्यू वारंटो, ये सारी ये जितनी भी होती है प्रोहिबिशंस वगैरह, ये प्रोरोगेटिव रीट्स होती है। एक्स्ट्रा डायमेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का है, जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहां रीट्स लगती है। तो ये रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है प्रोरोगेटिव रीट्स, वहां पर राजा रानी यूज करते हैं इनको, हमारे यहाँ कोर्ट को ये पावर दिया गया। तो ये प्रोरोगेटिव रीट्स का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होता है कि एक पार्लियामेंट्रियन से उसको भी अधिकार है और पार्लियामेंट को विशेष अधिकार है किसमें? संविधान में चेंज करने का। याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चों, ये करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के कुछ विशेष अधिकार है, पार्लियामेंट के बनाए कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सही होना चाहिए। और लास्ट का इनका जो फीचर हमने लिया है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है डुअल हाउस। क्या होता है बच्चों? डुअल हाउस यानी डबल हाउस। डबल हाउस जैसे ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको बोला जाता है, या हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं उसको। तो ऐसा ही हमने क्या लिया, एक को राज्यसभा बना दिया और एक को बना दिया लोकसभा बना दिया। क्लियर है? यानी हमने दोनों कॉन्सेप्ट यहां से ले लिए बच्चों। तो इतना सारा फीचर, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
कहने का मतलब पार्लियामेंट का सारा कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और भी मैं बात करूं इसके अलावा, तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीज आपको याद रखना है, क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बच्चों ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से लिया है बच्चों, यहीं से लिया है, ठीक है ना। यानी आपको ये देखना पड़ेगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जैसे होता है, जैसे पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट तो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन पावर आपने देखा हो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इतना शक्तिशाली नहीं होता, तो हम इसको डी जोर बोलते हैं, नाम मात्र का। था ऐसे ब्रिटेन की जो रानी है ना वो भी नाम मात्र की है, ठीक है ना, वो भी नाम मात्र की है बच्चों। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा राष्ट्रपति का जो पावर, जो शक्तियां वो ब्रिटेन की महारानी की तरह है। तो लगभग ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया है। एक पोस्ट और आती है जिसका नाम आपने CAG सुना होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो कॉन्सेप्ट है CAG वाला वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये चीज और भी एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। चलो आगे आते हैं। ब्रिटेन सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो है US कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा अमेरिका का जो संविधान है सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, और विश्व का पहला लिखित संविधान था बच्चों, है ना। विश्व में ऐसा पहला देश अमेरिका बना जिसने अपने संविधान को लिखा। तो क्या क्या चीजें उसने अपने संविधान में रखी है वो भी देखते हैं हम। देखो पहला है फंडामेंटल राइट्स, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। भारत के आपने देखा होगा पार्ट 3 का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आर्टिकल 12 से लेकर 35 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया, याद रखना। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपने देखा होगा हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने काम में, किसी सरकार का उन पे दबाव नहीं होता डिसीजन में, वो अपना काम करते, सरकार अपना काम करती। ये प्रोसेस भी कहाँ होती है, अमेरिका में होती थी। ये हमने ब्रिटेन से नहीं लिया क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपर पावर है, हमने दोनों को सुपर पावर बनाया, तो हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। अगर आप इसको देखेंगे तो आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल पावर है, हाई कोर्ट के पास भी होता है जुडिशियल रिव्यू। ये बच्चों बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात बोलता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि इन द केस ऑफ पार्लियामेंट बिकम ए लॉ, बट लॉ इज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल, सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यस या नॉट, करेक्ट या रॉन्ग। तो वो जिस शक्ति का यूज करता है उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी सरकार के बनाए कानून को पुनर्चेक करना, उन पे फिर से अपना रिव्यू लेना, और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही होता है तो उसको एप्लीकेबल किया जाता है। तो ऐसी चीज जो आपको जानना पड़ेगी कि हमने एक तरफ पार्लियामेंट को भी कानून बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन पार्लियामेंट अगर कानून ऐसा बनाती है जो संविधान के दायरे से बाहर होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का रोकने का अधिकार है। ये इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बच्चों। नेक्स्ट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैंने बताया ये जो पोस्ट होती है बच्चों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, इन दोनों को आपने देखा हो 52 में प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल 63 में आता है देश का। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, अमेरिका का चुनाव हुआ, जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने और कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। तो हमारे यहां भी जो पोस्ट है, मैंने पावर नहीं लिखा है, सिर्फ आपको पोस्ट बताया। तो पोस्ट का मतलब जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति का, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं और ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, हमारे यहाँ दोनों होते, समझ ले। हमने सभी का मिश्रण अपने अंदर मिला लिया, तो हमने सिर्फ पोस्ट को लिया है, लेकिन मैं बताया पावर राष्ट्रपति का किससे लिया, ब्रिटेन से लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पीचमेंट आ गया। क्या बच्चों, इम्पीचमेंट आए, यानी कि इम्पीचमेंट आप जानते हैं राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो ये जो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति अगर लीगल तरीके से कोई काम करता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है,
तो उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए हम हटा देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये भी याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया हमने? यूएस से लिया है। और एक और चीज, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको हटाने की प्रक्रिया में भी इम्पीचमेंट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी जो है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस ही कही जाती है। तो जैसे अमेरिका में हटाया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ भी हटाया जाता है। इतनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो कहने का मतलब यानी ब्रिटेन और यूएसए, इन कॉन्स्टिट्यूशनों का भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो है ही साथ में, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशनों का भी हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। यानी कहने की बात है, इन दो देशों के प्रभाव को भारतीय संविधान में देख सकते हैं, सरकारों में देख सकते हैं, स्पष्टता हमारे चुनावों में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते कि और ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है जिनका इंपैक्ट हम पर पड़ा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बोरो की सीरीज में आगे आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड बच्चों। ये जो आयरलैंड है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इंपैक्ट हम पर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यानी आपको जो पता होगा कि जो आयरलैंड है, इसने अपने संविधान में बहुत सारी चीजों को अच्छा बनाया था। जैसे पहली चीज है डीपीएसपी। आप डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट बच्चों जानते हैं अच्छे से। जो डीपीएसपी होता है, ठीक है ना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आपने देखा होगा भारत के पार्ट जो 4 में आता है, और इसका आर्टिकल बच्चों 36 से लेकर 51 तक आता है। डीपीएसपी मैंने आपको बताया था, यहां पर 3 फिलोसॉफी काम करती है, गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल पॉलिसी। मैंने बताया था जहां गांव गरीब किसान की बात होती है, वहां गांधीयन दर्शन देखने को मिलता है डीपीएसपी में। जहां पर समाज में बराबर की बात होती है, वहां पर समाजवाद देखने को मिलता है। और जहां पर कुछ नया थॉट, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, उसको हम उदारवादी दृष्टिकोण या दर्शन कहते हैं। तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? उदार कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बच्चों आप देखते हैं कि आपने पढ़ा भी है कि हमारा राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है बच्चों। तो ये जो मनोनीत वाला जो कॉन्सेप्ट है, मनोनीत करने का अधिकार, ये जो किसको दिया है हमने? राष्ट्रपति को दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने कहां से लिया है? कहां से लिया बच्चों? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो प्रोसीजर होते हैं, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या हाउस ऑफ इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। तो वो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने यहां से लिया है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना आपको। 3 चीज, डीपीएसपी, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट और देखते हैं हम 5वें नंबर पर कौन आता है जिसका इंपैक्ट हम पर पड़ा। देखो, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का संविधान या कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग ब्रिटेन के संविधान से कुछ अलग है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का ही आज भी वहां पर आधिपत्य तो है, लेकिन हेड ऑफ द नेशन वहां की मैं बोलूं तो मां जो क्वीन एलिजाबेथ, वो आज भी है। लेकिन उन्होंने कुछ अलग हटकर अपने संविधान की रूपरेखाओं को बनाया था। वो क्या था? इसमें पहली चीज है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। बच्चों मैं एक चीज बता दूं, हमारे यहां भी फेडरलिज्म है, लेकिन हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है वो कनाडा का है। यानी हमने फेडरेशन बनाया, लेकिन उसमें पावरफुल किसको बनाया? यूनियन को बनाया। किसको बनाया बच्चों? यूनियन को बनाया था हमने।
ठीक है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट रखने के पीछे जो हमारा कारण था बच्चों, वो कारण हमारा सबसे महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो उस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, उस चीज को भी आपको क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि जो फेडरेशन सिस्टम है, उस फेडरेशन को हमने कहां से लिया है, यहां से लिया है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने देखा कि इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट के समय अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हमारा यूनियन बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हमने सारी लिस्ट दी, चाहे यूनियन लिस्ट को बनाया, लेकिन स्टेट को भी बनाया, लेकिन पावरफुल जो रखा वो हमने यूनियन को रखा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लिया है। नेक्स्ट, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। देखो, रेसिड्यूरी पावर्स वो होते हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं होते, ना ही यूनियन में है, ना ही कॉन्करेंट में, ना ही स्टेट लिस्ट में। तो ऐसा पावर, एक बिल्कुल एक ऐसा अधिकार जो किसी के पास नहीं, फिर भी वो अधिकार एक ही सरकार के पास होता है, वो है हमारी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हम उस अधिकार को चलाने का अधिकार जो बोल रहे हैं कि उसको मैनेज करने का अधिकार, उस पे अपने डिसीजन लेने का अधिकार हम केंद्र को ही देते हैं। यानी आप यहां देखते हो पूरा केंद्र को हमने स्ट्रॉन्ग बना दिया। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर्स ऑफ द सेंटर। मैंने एक चीज बताई थी कि गवर्नर का पोस्ट तो हमने वहां से ले लिया, कहां से ले लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। लेकिन बच्चों अपॉइंट करने का अधिकार, कि गवर्नर जो होता है स्टेट में हो, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा बच्चों, सेंटर करेगा, यूनियन करेगा। तो ये अधिकार हमने, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कनाडा से उठाया। यानी एक सिंपल सा कहना है कि कनाडा के संविधान में सारे अधिकतर चीजें केंद्र सरकार को दे दी उन्होंने। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग आप एडवाइजरी जुरिडिक्शन प्रेसिडेंट मांग सकता है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमने वो कहां से लिया बच्चों, यहां ही से लिया। तो कहने का मतलब कनाडा के संविधान ने केंद्र को मजबूत बनाने का काम किया है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यानी कि हम यूएसए और ब्रिटेन के बाद देखेंगे तो कनाडा के संविधान का भारत पर इंपैक्ट रहा है। क्लियर है, ये चीजें याद रखना, एग्जाम में आती है बच्चों। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो आपसे पूछा है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं तो आज भी ये ब्रिटेन की महारानी जो है यहाँ की हेड ऑफ द नेशन है। जैसे कनाडा है ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहाँ की स्वतंत्र सरकार है, यहाँ के प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमारे जैसे देश में ना हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होता है, वहां पे नहीं, वहां पे आज भी क्वीन है एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने पहली चीज उठाई कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हमने बहुत सारी बात की है कि एक लिस्ट होती है जिसका नाम है यूनियन, एक लिस्ट होती है जिसका नाम है स्टेट, और एक लिस्ट होती है जिसका नाम है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब आप जानते हैं जो तीनों को ना, जिसमें वो पावर जो सेंट्रल के पास नहीं, स्टेट के पास नहीं है, वो कॉन्करेंट में आते हैं। तो इसको बोलते हैं ना कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्करेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है इसको। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात हुई है। देखो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का मतलब पूरे देश में व्यापार करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, कोई प्रतिबंध नहीं जिस पर। हमारे देश में भी ऐसा ही है बच्चों, कहीं पर कोई व्यापार करे, सब जगह लगभग एक कानून होते हैं, कुछ कानून जो राज्यों के होते हैं उनको छोड़कर, लेकिन कोई किसी को मना ही नहीं है। मैं अगर यूएसए की बात करूं तो वहां पर सारे अलग अलग कानून है राज्यों को। हमारे यहाँ जीएसटी चेंज होने के बाद और भी इसको हमने इंप्रूवमेंट कर दिया है, जीएसटी लागू होने के बाद कि वन नेशन वन टैक्स। तो कहने का मतलब है हमारे देश में व्यापार, एक दूसरे से बिजनेस करने का अधिकार सभी राज्यों में अलग जो है स्वतंत्र है, कहीं भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बच्चों आप जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 108 में है, और इसके बारे में भी जानते कि जो ऑर्डिनरी बिल ना लोकसभा से पास होता है ना राज्यसभा से पास होता है, उस पर हम आर्टिकल 108 के तहत क्या बिठा सकते हैं, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बिठा सकते हैं, ठीक है।
और इस सिटिंग में डिसीजन होता है, हम जानते हैं देश के इतिहास में 1961, 1979 और 2001 के समथिंग ऐसा बैठा हुआ है। कुछ करेक्शन हो सकता है डेट में, लेकिन इतनी बार हमारे देश में 3 बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग बैठ चुकी है। तो ऐसा कभी कुछ होता है कॉन्सेप्ट कि कोई बिल है, ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो रहा है, तो हम उसको ज्वाइंट सिटिंग से पास करा सकते हैं। और आप जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग एक तरह से लोकसभा का पावर यहां पर यूज होता है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो संविधान है उसको वीमर कहते हैं। तो जर्मनी के संविधान का भी इंपैक्ट हम पर पड़ा, और वो इंपैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमने बोला कि हमारे देश में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगती है, तो ये जो इमरजेंसी है इस समय क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे या नहीं होंगे? तो इसके समय हमने देखा कि हमने 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट उसको कर सकता है। इसको आर्टिकल 359 में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स पति सस्पेंड करना चाहेगा, वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेकिन आपसे सिर्फ इमरजेंसी पूछा जाए तो वो तो हमने पढ़ चुके, इमरजेंसी कॉन्सेप्ट तो कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया बच्चों। लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कॉन्सेप्ट जो हमने कहां से लिया? जर्मनी के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय सोवियत, उस समय उसका यूएसएसआर था, बाद में आपको पता है 1991 में ये टूटकर फिर रशिया बन गया। तो यूएसएसआर का भी हमारे देश में सोशलिस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुत सारे लोग सोशलिस्ट थे, तो वहां पर भी इंपैक्ट पड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ओरिजिनल तो वास्तविक संविधान में नहीं थी, इसको 1976 में आपको पता है 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बेस पर जोड़ा गया था। तो ये बाद में जोड़ी गई, अभी वर्तमान में 11 है। आपने देखा होगा इसके लिए आर्टिकल हमने 51A अलग से ही रखा है, और पार्ट जो इसके लिए रखा है वो 4A है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा हमें। दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ जस्टिस। हमारे देश में लोगों को जस्टिस होगा किस बेस पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बेस पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीएम्बल में रखा। प्रीएम्बल आप जानते कितनी महत्वपूर्ण चीज है भारतीय संविधान का, जिसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उसमें जो जस्टिस की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के आधार पर, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। 2 चीज आपको याद रखना पड़े, फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये आइडिया ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकली हुई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। विश्व का पहला, ऐसा मैं बोल सकता हूं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। एक अपने आप में अद्भुत कॉन्स्टिट्यूशन था जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलग था। तो विश्व का दूसरा देश फ्रांस था जिसने अपना संविधान को लिखित दस्तावेज में बनाया था। यहां पर रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी। रिपब्लिक बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक डेमोक्रेटिक होता है, एक रिपब्लिक होता है। इस कॉन्सेप्ट को कभी समझ नहीं पाते लोग। रिपब्लिक मतलब क्या है? भारत क्या है? रिपब्लिक कंट्री है बच्चों। और रिपब्लिक कब बने हम? 26 जनवरी को बने। 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या बना? रिपब्लिक बना। इस रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट का मतलब हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, the post of the nation, ये head of the nation, this post is a tenure post या only 5-year post. This post is not a hierarchical, ये कोई वंशानुगत पद नहीं है। रिपब्लिक का मीनिंग होता है जो हेड ऑफ द नेशन, जो एक समय अवधि के लिए बना हो, एक टाइम पीरियड के लिए बना हो। तो हमारे राष्ट्रपति को आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है वो 5 ईयर के लिए अपनी पोस्ट पर रहता है, और इस देश में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, और ये हुआ भी है। सभी जातियों के लोग बने। क्या कोई एक ही व्यक्ति उसका ही वंश चलता आ रहा है जैसे ब्रिटेन में चल रहा है? हमारे यहाँ नहीं है। तो
तो हमारा देश डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी है बच्चों। लेकिन ब्रिटेन का अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन याद रखना रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां हेड ऑफ द नेशन महारानी, और महारानी वहां सदियों से चले आ रही, उन्हीं का परिवार शासन करते आ रहा है, और जब तक चाहे वो बैठी रहेंगी। हमारे यहाँ तो 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। इसका मीनिंग होता है रिपब्लिक का मीनिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, याद रखना ये सारी चीजें जो है ना, मैं बता दूं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तो वहां के नारे थे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फैटर्निटी और राइट टू लिबर्टी, आजादी, समानता और भाईचारा। ये अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया था, उनके नारे थे, उनके स्लोगन थे, हमें समानता चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट हमारी प्रीएम्बल में आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही भारतीय संविधान में ऐड किया है बच्चों। तो कहने का मतलब है यहां से भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजें यहां से हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान आप देखोगे बहुत अनूठा है, जहां से जो जो चीज हमें मिली है हमने उसको अपने यहां पर रखा है। अब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, देखो साउथ अफ्रीका भी रखा, जबकि साउथ अफ्रीका ब्रिटेन के डोमिनियन में था। तो पहला प्रोसीजर फॉर अमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको आर्टिकल 368 आप जानते भी। भारत में संविधान संशोधन करने की एक प्रोसेस होती है जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी से और 2/3 प्लस 1/2 स्टेट परमिशन जिसमें जरूरी होती। तो जो संविधान में जिस तरह से हम संशोधन करते हैं वो पूरी प्रोसीजर हमने अफ्रीका के संविधान से ली है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कॉन्सेप्ट तो हमने बाइकैमरलिज्म ब्रिटेन से लिया, लेकिन इलेक्शन, उनका इलेक्शन कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया, साउथ अफ्रीका से उठाया। हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर उनका इलेक्शन स्टेट एमएलए करते, चुनकर पहुंचाते, जिस स्टेट में जिस पार्टी के एमएलए की संख्या बहुत ज्यादा होती है उसी के सबसे ज्यादा राज्यसभा में लोग जाते हैं, आपने देखा भी है। तो आम लोग कभी भी राज्यसभा के मेंबरों को वोट नहीं करते जैसे लोकसभा के करते हैं। तो ये जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में ऐड किया था। आगे देखते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान का संविधान अपने आप में भी बड़ा अनूठा है। प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज भारतीय संविधान में अगर रहेगी तो संवैधानिक तरीके से रहेगी। और आपको पता है कोई भी चीज संविधान में अगर रहेगी तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से गुजरती है, यानी पार्लियामेंट में बाकायदा कानून बनेगा, दोनों हाउस पास करेंगे, उस चीज को संविधान में ऐड किया जाएगा, या ओरिजिनल वो संविधान में है। तो कहने का मतलब ऐसे ही कोई सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी हमारे देश में, उसकी प्रोसीजर होगा, उसका एस्टेब्लिश करने का वो होगा, और वो तरीका हो जाओ बाय लॉ ही होगा। कानून के तरीके से ही आप उस कानून को एस्टेब्लिश कर पाओगे, नहीं तो सरकारें तो कभी भी कुछ कर सकती हैं। तो कहने का मतलब जितना सब कुछ चल रहा है वो सब लॉ के तहत चलेगा, और जो भी कानून बनेगा वो एक विधि एक पूरी प्रोसीजर होगी उसके तहत बनेगा। और उसी से हमारे संविधान में भी आप देखते हैं ऐसे तो नहीं भारत सरकार कानून लागू करती है, बाकायदा पार्लियामेंट से पास करती है, स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, सभी जो अलग अलग प्रोसीजर है उन्हीं से कानून बनते, उन्हीं से देश चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से लिया। तो लगभग इतने देशों का बच्चों इम्पैक्ट हम पर रहा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, भारतीय संविधान विश्व का इसलिए एक बहुत भिन्न संविधान है कि उसकी विशेषता तो अपने में ही है। तो हमारे संविधान में लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो ठीक है यार अपन ही बना ले, नहीं तो नहीं, उन्होंने देखा कि विश्व में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उन अच्छी चीज़ों को भारतीय संविधान में हम लेकर आए। और निसंदेह इनसे क्वेश्चन बनते हैं, फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है, फेडरल विद यूनियन, स्ट्रॉन्ग विद यूनियन कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हमारे बाकी वीडियो भी देखते रहिए। इस वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, है ना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।